वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में जो हम 780 पेजेस को कवर अप कर रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, सो उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। कहीं अपने माइक्रो नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत जल्दी इस वाली पूरी पीडीएफ को कंप्लीट करा दिया जाए। बस आपको करना ये है कि डेली बेसिस पर आपको ये वीडियोस देखने हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। और ये जो पीडीएफ है ये अपने आप में सफिशिएंट है आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए। स्पेशली अगर हम आरओ की बात करें, पीसीएस, बीईओ, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है आपका जौ के बारे में। जौ या फिर बार्ले, ये बहुत ज़्यादा आजकल हाईलाइटेड है। और देखिए, ये मतलब कोशिश करी जा रही सरकार की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका कंजम्पशन जो है वो इंडिया में बढ़ाया जा सके और प्रोडक्शन भी बढ़ाया जा सके। तो जब मैं प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ तो इंडिया का जो हमारा उत्तर प्रदेश है, जिस राज्य के हम लोग हैं, यहाँ पर इसका प्रोडक्शन जो है वो मेनली होता है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहाँ पर इसका प्रोडक्शन किया जाता है, इसका उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जौ का उत्पादन हो कब से रहा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम से ही इसका उत्पादन किया जा रहा है। अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले चैप्टर को पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये सारी चीज़ें देखी होंगी जौ के बारे में। अब यहाँ पर बात करें क्या क्या जो इसके जो फीचर्स हैं, मतलब जो हमारा क्लाइमेट है वो किस तरीके का होना चाहिए इस क्रॉप के लिए, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो अगर बारिश की बात करें तो 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक बारिश होनी चाहिए। टेम्परेचर की बात करें तो 15 से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होना चाहिए। इसके अलावा मिट्टी अगर कम उपजाऊ है तो कोई इसमें इशू नहीं है, कम उपजाऊ मिट्टी में भी ये काम कर जाएगा, ये फसल इसकी बढ़िया हो जाएगी, बशर्ते टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री सेल्सियस और जो रेनफॉल है वो 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। अब ये आती किस कैटेगरी में है जौ? ये आता है आपका मोटे अनाज की कैटेगरी में। अगर हम बात करें सॉइल कैसी होनी चाहिए, तो सॉइल जो है वो आपकी शुष्क और बलुई मिट्टी इसके लिए फ़ायदेमंद है। और ये जो है इस तरीके की सॉइल होनी चाहिए जिसमें शीत और नमी सहन करने की क्षमता अधिक हो। ठीक है, तो ये सारी बातें। इसके अलावा एक और चीज़ पूछी जाती है कि प्रमुख किस्में, तो अगर हम बात करें हिमानी, ज्योति कैलाश, C164, K24, RDB1, ये इसकी प्रमुख किस्में हैं। ये ज़रूर पॉइंट याद रखिएगा, एक तो क्लाइमेटिक फीचर्स किसी पर्टिकुलर क्रॉप के, दूसरा उसकी वेराइटीज़, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और कभी अगर आपका उत्तर प्रदेश किसी भी फसल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन स्टेट है, वो चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है। चलिए मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर। इसमें यहाँ पर हम बात करेंगे खरीफ की फसलों की। तो इस वाले पॉइंट को हम पहले भी देख चुके हैं कि खरीफ की फसल का सीज़न क्या होता है। तो ये आपका अक्टूबर नवंबर महीने में इसको काट लिया जाता है इस फसल को, और मानसून के आगमन के साथ इसको बोया जाता है। जैसे ही मैं कह रहा हूँ मानसून के आगमन के साथ बोया जाता है, तो एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये क्रॉप ऐसी होगी जिसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तभी मानसून के टाइम पर इसको बोया जा रहा है। सो अगर चावल की बात करो, मक्का की बात करो, ज्वार, बाजरा, तुर या फिर अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन, तो ये वो सारी फसलें हैं जिनके लिए पानी की आवश्यकता होती है। ठीक ठाक पानी चाहिए इनके लिए, तो इसलिए जो है इनको मानसून में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर के मंथ में इनको काट लिया जाता है। तो ये सारी फसलें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आपकी, जो खरीफ की फसलें हैं। एग्जामिनेशन में यहीं से पूछा जाता है। इसके बाद धान की अगर प्रमुख किस्मों की बात करें तो इसमें जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला और रत्ना, ये सारी फसलें हैं, ये सारी किस्में हैं जो कि आपकी धान की फसल की हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर याद रखना है और मल्टीपल टाइम देखो इसको रिवाइज करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बोला, या तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो कोर्स है उसको आप परचेस कर लो, आरओ के लिए तैयारी कर रहे हो तो आरओ के लिए, अदरवाइज पीसीएस और बीईओ जिसके लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ये 780 पेजेस का पेड मटेरियल भी मिल सकता है। उसके लिए आपको सिर्फ बात करनी पड़ेगी, जो नंबर्स कमेंट उसमें दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहाँ पर जाना, तो वहाँ पर नंबर्स दिए हुए, उन नंबर्स पर आप कॉल करना तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे। उसके बाद आप मल्टीपल टाइम्स इसको रिवाइज कर सकते हो, अदरवाइज आप अपने माइक्रो नोट्स बना के मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, चावल या फिर राइस की, जो हम सब लोगों को, मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को पसंद होता है। अभी हमने बात करी थी कि चावल की फसल जो है वो खरीफ के टाइम पर इसको बोया जाता है, यानी कि मानसून का जब टाइम होता है उस टाइम पर इसको बोया जाता है। तो ये याद रखना है कि खरीफ की ये फसल है चावल की।
अब ये जो है उष्ण कटिबंधीय फसल है। उष्ण कटिबंधीय फसल का मतलब क्या होगा, जो ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पर इसको बोया जाता है, वहाँ पर उगाया जाता है, क्योंकि रेनफॉल ठीक ठाक होता है। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो इसके अकॉर्डिंग है, एकदम परफेक्ट है। अब क्लाइमेट का मतलब क्या हो गया, अगर हम बात कर रहे हैं जलवायु की, तो गर्म जलवायु चाहिए, 75 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होनी चाहिए। प्रारंभ में टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से होना चाहिए और उसके बाद जो है 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। उपजाऊ मिट्टी इसके लिए चाहिए, फर्टाइल लैंड। अब ये कहाँ कहाँ पर इसको एग्जैक्टली इसकी खेती करी जाती है, एक तो आपका कृष्णा कावेरी डेल्टा क्षेत्र में, और दूसरा जो है इसमें अगर हम बात करें तो ये आपका आ जाता है तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये इन एरिया में स्पेशली इसकी खेती करी जाती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी इसकी खेती की जाती है। बट ये चीज़ याद रखनी है कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं। एक है आपका ओस, जो कि आपके सितंबर अक्टूबर के महीने में, नाम से ही पता चल रहा है कि उस टाइम पर ओस पड़ना शुरू होती है, तो ओस ये आपकी एक चावल की किस्म है। इसके बाद अमन, अब उसके बाद जाड़ा आ जाएगा, जाड़े में इसको लगाया जाता है। इसके बाद बोरो, इसको गर्मी में उगाया जाता है। ये 3 अलग अलग किस्में हैं जो कि आपकी वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में उगाई जाती हैं चावल की। अगर हम बात करें कृषि निदेशालय के द्वारा जो विकसित करी गई पहली बौनी जाति, उसका नाम क्या है चावल की, तो वो है आपकी जया, इसको भी याद रखना है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपका, कटक उड़ीसा में। कैसे याद रहेगा, जब भी आप चावल को, अगर कच्चे चावल को मुंह में डालोगे, उसे चबाने की कोशिश करो, कटर कटर की आवाज़ आएगी, तो कटक उड़ीसा में ये आपका राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें कि ये जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, इसको भारत के चावल के कटोरे के नाम से भी जाना जाता है। ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं कि वैज्ञानिकों ने जीन परिवर्तन, यानी कि जो आनुवांशिक परिवर्तन है, उसको करके विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए चावल का विकास किया। इस चावल को किस नाम से जाना जाता है, गोल्डन राइस। इसका नाम, इसका एडवर्टीजमेंट आपने बहुत बार देखा होगा टीवी पर, गोल्डन राइस का। तो गोल्डन राइस क्या है, जिसमें जो डेफिशिएंसी थी विटामिन ए की, उसको रिमूव किया गया है और इसमें पर्याप्त मात्रा में बीटा कैरोटीन ये पाया जाता है। भारत में कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की जो पहली प्रजाति है, बौनी प्रजाति, वो कौन सी है, जया, जिसको अभी हमने पढ़ा है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसके बाद अगला है आपका ज्वार, या फिर अगर हम बात करें ज्वार की, तो इसके लिए भी मेन वही वाली बात कि भाई क्लाइमेटिक कंडीशन क्या क्या है। तो पहली बात तो ये कि ऐसी क्षेत्र में भी इसको उगाया जा सकता है जहाँ पर सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, ठीक है। बिना सिंचाई के भी इसको मतलब उगाया जा सकता है। और कृषि जो है वो सामान्य वर्षा, मतलब नॉर्मल बारिश हो, सिंचाई की व्यवस्था ना भी हो तो चल जाएगा। इसके लिए उपजाऊ जलोढ़ और चिकनी मिट्टी ये काफ़ी यूज़फुल है। और अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर आपका 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए ज्वार के लिए। और ज्वार की जो फसल है वो भारत के अधिकांश राज्यों में खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। चलो इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं, बात करते हैं बाजरे की। बाजरे की बात करें, ये तो आपको पता ही है कि बाजरा मिलेट जो है ये भी आपका किस कैटेगरी में आता है, मोटे अनाज की कैटेगरी में आता है। अगर हम बात करें कौन से किस तरीके की फसल है, तो वैसे तो ये खरीफ की फसल है, लेकिन अगर हम साउथ इंडिया की बात करेंगे तो वहाँ पर खरीफ और रबी दोनों ही सीज़न में इसको उगाया जाता है। अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होनी चाहिए। एक तो मिट्टी कैसी, बलुई मिट्टी, 50 से 75 सेंटीमीटर तक बारिश और 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर। राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा ये मेन राज्य हैं जहां पर इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। प्रमुख किस्मों की बात करें तो इसमें बाबापुरी, मोती और ये जो है मेन इसकी फसलें हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो बाजरे के लिए हल्की बलुई, छिछली, काली और लाल मिट्टी अधिक उपयोगी होती है। अभी हमने बात करी थी बाजरे की यानी कि पर्ल मिलेट की। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, मक्का की, जो कि आपका क्या है, मेज़। तो ये आपका क्या है, इसकी उत्पत्ति जो है पाइकॉर्न से हुई है, जो कि आपका उभयलिंगी पौधा है और भारत के अपेक्षाकृत शुष्क क्षेत्रों में मक्के का उपयोग प्रमुख खाद्यान्न के रूप में किया जाता है। अब इसके लिए आवश्यक जो भौगोलिक दशाएं हैं वो कैसी हैं कि गर्मी का लंबा मौसम चाहिए, साफ आकाश चाहिए, अच्छी बारिश चाहिए और 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। इसके अलावा 50 सेंटीमीटर से और 80 सेंटीमीटर तक बारिश होनी चाहिए। नाइट्रोजन युक्त गहरी दोमट मिट्टी जो है वो इसके लिए यूज़फुल है। अगर हम बात करें कि अन्य जो फसलें हैं उनकी अपेक्षा
इसमें स्टार्च की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्टार्च की मात्रा इसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है। मक्का अमेरिकी मूल का पौधा है और भारत में इसे पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। ये सारे के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पुर्तगालियों द्वारा इसे हिंदुस्तान लाया गया, अमेरिका का मेन ये पौधा है और इसमें स्टार्च की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं किसकी, कपास की। अब अगर कपास की बात करें तो मुझे लगता है कि आप सबको पता होगा कि इसको सफ़ेद सोना या फिर वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख किया गया है कपास का, और भारत का ये मतलब देशज पौधा है, यानी कि हिंदुस्तान का ही है ओरिजिनली, कोई इसे बाहर से लेके नहीं आया था। भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जहाँ पर कपास की संकर किस्म विकसित की गई है, यानी कि लेबोरेटरी में डेवलप किया गया है। 2 अलग अलग जो किस्म थी उनको संकर करा के उनका हाइब्रिडाइजेशन कराकर। भूरी, काली, दोमट मिट्टी, लाल और काली मिट्टी इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो सॉइल की बात करें, ये आपका भूरी, काली, दोमट मिट्टी और लाल और काली मिट्टी इसके लिए यूज़फुल है। सस्ता श्रम भी कपास की कृषि हेतु एक प्रमुख आवश्यकता है। अब इसमें बात करें कि किस कुल का इसका पौधा होता है, तो वो है आपका मालवेसी। मालवेसी कुल का पौधा होता है कपास का। 2 प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं। एक है आपकी देशी कपास, ओल्ड वर्ल्ड कॉटन, जिसका मतलब क्या हो गया आपका गासिपियम अर्बोरियम या फिर गाहरबेरियम। दूसरा है आपका अमेरिकन कपास, न्यू वर्ल्ड कॉटन। इसका मतलब क्या है, गैहर सूटम बारबेडेंस। प्रायद्वीपीय पठारी भाग की लावा मिट्टी यानी कि जो ब्लैक सॉइल है उसके क्षेत्र में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन होता है। और कपास की खेती के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कितना टेम्परेचर, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, और जो मतलब 200 दिन है, 200 दिन का पाला और ओला रहित अवधि। अगर इस बीच अगर कहीं ऐसा होता है कि पाला या फिर ओला पड़ने लगता है, पूरी फसल खराब हो जाएगी। तो 200 दिन का टाइम ऐसा चाहिए जब जो है पाला भी ना पड़े और ओले भी ना पड़े। साफ आकाश चाहिए, तेज और चमकदार धूप चाहिए, और 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की इसको आवश्यकता होती है। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइएगा, हर एक वीडियो देखिएगा, अपने माइक्रो नोट्स जरूर बनाइए। अदरवाइज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो पेड इनिशिएटिव है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, पेड कोर्स को। आपको ये सारे PDF मिल जाएंगे, मल्टीपल टाइम्स आप इनको रिवाइज कर पाओगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।